अच्छा, अगर आपने पहले के लेक्चर्स देख लिए हैं, लेक्चर 23 पार्ट 1 और लेक्चर 23 पार्ट 2, तो फिर आप अब हम बात करेंगे लेक्चर 24 पे। 23 पार्ट 1 और 23 पार्ट 2 दोनों आपने देख चुके होने चाहिए, वरना ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा सही से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी लेक्चर 24 बात कर रहा होता है प्रोबेबिलिटी फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अच्छा, ये हमने पीछे पीछे पुराने लेक्चर्स में बात की थी, और ये सारी इक्वेशंस हमने लर्न की थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन की हमने अलग अलग सिंबल्स सीखे थे। हमने सीखा था कि यार ये x1 x2 क्या होता है। हमने सीखा था यार कि ये एक्सपेक्टेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नोटेशन, एक्सपेंडेड नोटेशन, सुमेशन नोटेशन क्या होता है। ये सब किस लिए होते हैं? ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है? अब हम कंटिन्यूअस वैल्यूज के बारे में सीखेंगे इस लेक्चर में। डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होता है अब आपको समझना। डिस्क्रीट वैल्यूज और कंटिन्यूअस वैल्यूज दो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज या डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? ये होता है कि फिक्स्ड वैल्यूज हो आपके पास। आपका जो सेट है ना, उसमें फिक्स्ड वैल्यूज हो। फिक्स्ड वैल्यूज से क्या मतलब है? मतलब कि जैसे डाइस है, डाइस में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। कॉइन्स में क्या होता है? हेड्स होता है, टेल्स होता है। अगर एक घर में कितने बच्चे हैं कोई पूछेगा, तो आप उसको बोलोगे कि भाई 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। आप ये तो नहीं बोलोगे ना आधा बच्चा है या ढाई बच्चा है। तो ये आधा बच्चा ढाई बच्चा बोलने वाली चीज है ना, ये ऐसे नहीं होती, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है बच्चा एक हो सकता है, दो हो सकता है, आधा नहीं हो सकता। तो उसी तरह अगर आप पूछो भाई क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे भाई 50 स्टूडेंट हैं, 55 स्टूडेंट हैं। आप बोलोगे भाई 20 स्टूडेंट हैं, 22 स्टूडेंट हैं, 21 स्टूडेंट हैं। आप ये नहीं बोलोगे भाई 20 और आधा स्टूडेंट है। हाँ भाई 20.5 स्टूडेंट है इस क्लास में। तो सुनने वाले का जो दिमाग खराब हो जाएगा, वो बोलेगा 20.5 स्टूडेंट है, आधा स्टूडेंट कहाँ से आया? तो ये आधा आधे की कहानियां नहीं करनी है आपको। ये जब आधे की कहानियां नहीं होती है ना, फिक्स चीजें होती हैं, तो वो फिक्स चीजों को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट वैल्यूज। और उनके लिए किस तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये हमने पिछले पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर लिया है। ये हमने यहाँ पे सारे सिंबल डिस्कस कर लिए। म्यू एक्सपेक्टेशन के लिए, वेरिएंस के लिए क्या है? स्मॉल सिग्मा स्क्वायर्ड, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा। यही वाली चीजें अब हम फिर से यूज करेंगे, लेकिन हम इनकी नई इक्वेशंस बताएंगे। डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए पुरानी वाली इक्वेशंस थी, अब हम कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए नई वाली इक्वेशंस बताएंगे। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा होता है कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा? डिस्क्रीट डेटा में एक सेट बनेगा, सेट में मेंबर होंगे। मेंबर क्या क्या होंगे? मेंबर हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 2.5 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन सारे मेंबर सेट में होने चाहिए। अगर कोई मेंबर सेट में नहीं है ना, कि भाई ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, सेट में नहीं है, तो फिर वो नंबर डेटा में है ही नहीं, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस जो है वो आसान भी होता है ज्यादा, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ज्यादा। कुछ में क्या होता है कि आधा भी हो सकता है। जैसे कि आपकी हाइट है, कोई बंदा 5 फुट का भी हो सकता है, कोई बंदा 6 फुट का भी हो सकता है, कोई बंदा 5.5 फुट का भी हो सकता है, कोई बंदा 5 फुट 2 इंच का भी हो सकता है। तो हाइट के बीच में 5 फुट से 6 फुट के बीच में क्या है? इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज हैं। अलग अलग पॉसिबल हाइटें हो सकती हैं लोगों की। 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2.5 इंच, 5 फुट 1.5 इंच, 5 फुट 2 सेंटीमीटर, 5 फुट 4 माइक्रोमीटर, 5 फुट 1 इंच 6 माइक्रोमीटर, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। तो 5 फुट और 6 फीट के बीच में क्या है? इन्फिनिट वैल्यूज हैं। तो जब ऐसे इन्फिनिट पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है भाई, आप बैठे हुए हो, आपको नहीं पता कि भाई आज क्लास में जो नए बच्चे आएंगे उनकी क्या हाइट होगी। तो आप कोई गैस थोड़ी कर सकते हो। वो इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज, उसमें कोई भी हाइट हो सकती है। आपने बोला यार ये मेरे पास आएगा 5 फुट 4 इंच का बच्चा, पर चला वो 6 फुट का बच्चा आ गया आपके पास। तो आप बोलोगे कि यार मेरे को तो पता नहीं था, मैं गलत गैस कर लिया। तो इस वजह से कि आप कंटिन्यूअस डेटा गैस कर रहे हो। अगर आप बोल भी दो ना कि भाई 5 फुट 4 इंच का बच्चा आएगा, और वो बंदा 5 फुट 4 इंच का हो और 2 मिलीमीटर का हो, तो फिर तो आप गलत हुए ना, कि वो 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा हाइट है उसकी। तो इस तरह की गलतियां जो है वो हो सकती हैं कंटिन्यूअस डेटा में। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ना हमेशा प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप बैठ के बोलोगे भाई आज क्लास के अंदर बच्चा जो आएगा, मेरे नया बच्चा आने वाला है क्लास में, वो आएगा, मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में नया बच्चा आने वाला है, वो बच्चा जो है वो 5 फुट 4 इंच का होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो बच्चा आया, वो बंदा 5 फुट 4 इंच और 2 माइक्रोमीटर का है, तो आप गलत हुए। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं सही हुआ, वो लेकिन आप भले बोल लो आप सही हो रियल लाइफ में, लेकिन मैथमेटिक्स में आप सही नहीं हुए। वो जो माइक्रोमीटर है वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप ऐसे स्पेसिफिक गेस करोगे ना भाई इतने माइक्रोमीटर का होगा वो,
ये इतने मिलीमीटर का होगा वो आप वो बंदा है वो बच्चे आप गलत ही होगे हमेशा, कि आपका ऑलमोस्ट इन्फिनिट चांस है गलत होने का, क्योंकि इन्फिनिट अदर पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आप बोले भाई 5 फीट 4 इंच का बच्चा आ रहा है मेरे पास, और वो तो इन्फिनिटली 5 फीट 4 इंच 6 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 4 और आधा मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है उसका। इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसकी हाइट की, आप कभी भी किसी की बिल्कुल स्पेसिफिक और एग्जैक्ट हाइट गैस नहीं कर सकता। इस वजह से जब भी आप गैस करोगे ना वो गैस रॉन्ग ही होगा, जो एक्चुअल में आउटकम है उसका। तो इस वजह से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है टाइम का। अगर आप बोलो किसी को कि भाई मैं गैस करता हूँ स्पेसिफिक टाइम, तो टाइम में सेकंडों के बीच में भी जो है ना टाइम होता है, तो सेकंडों के बीच में भी टाइम होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी टाइम गेस करो आप गलती होगी, वो सुई आगे जाए, जब भी आप गेस करोगे वो सुई आगे बढ़ जाएगी पीछे रह जाएगी, इस तरह हो जाएगा। तो इस वजह से स्पेसिफिक टाइम गेस करना, स्पेसिफिक वेट गेस करना, स्पेसिफिक हाइट गेस करना बहुत मुश्किल है। और जब भी आप गेस करोगे आप कुछ ना कुछ छोटी मोटी उससे भी गलत हो सकते हो, छोटी मोटी मेजरमेंट से भी गलत हो सकते हो। तो ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है कि नंबर नहीं दिए होते आपको, दो नंबर दिए होते हैं कि भाई 1 से 10 के बीच में, और ये कोई भी दो नंबर दिए हो सकते हैं, 2 से 5 के बीच में, 2 से 200 के बीच में, कोई भी दो नंबर दे सकते हैं, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा में आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज दी हुई होती हैं कि भाई ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, हेड्स है टेल्स है, या फिर दो हेड्स हैं एक टेल्स है, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। डाइस में आपको दिया होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह दिया हुआ होगा। लेकिन जब कंटिन्यूअस डेटा की बात आएगी तो नहीं दिया हुआ होगा ऐसा, उसमें आपको दो नंबर दिए हुए होंगे, उनके बीच में से कुछ भी आ सकता है। तो जब आप सेलेक्ट करोगे कि भाई ये आएगा, आप गैस करो, मैं बोल रहा हूँ भाई ये चीज आएगी, तो आप गलत हो उसमें, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं जो आ सकती हैं, तो आपका स्पेसिफिक गैस जो है उसकी पॉसिबिलिटी जीरो है, या समझो ऑलमोस्ट जीरो है। जो ऑलमोस्ट जीरो है ना, मैथ्स में ऑलमोस्ट जीरो जीरो होता है, तो इस वजह से बोलते हैं यहाँ पे कि जीरो है। कंटिन्यूअस डेटा की कोई भी स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस ये याद कर लो, कंटिन्यूअस डेटा में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अच्छा, अब आपको समझना है कि ये इनइक्वालिटी क्या होती है। ऐसे बोलते हैं चेबीशेव, जिस तरह से आप प्रोनाउंस कर लो उसको, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। बहुत मुश्किल होती है इसको बोलना। आप जो है ना इसको बोलो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी या चेबीशेव्स गारंटी बोलता हूँ मैं अक्सर से। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये चेबीशेव जो भी बंदा है रशियन, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई जो भी आप अंदाजा लगाओगे ना उसमें कितना पॉसिबल गलत हो सकते हो आप, उसकी गारंटी दे रही है बंदा। ये रशियन आदमी है, ये गारंटी दे रहा है कि कोई भी गैस करेगा दुनिया में तो वो कितना गलत हो सकता है उसकी गारंटी है ये। तो ये जो है ना इंटरेस्टिंग बात है बहुत। आप बोलो कि यार किस तरह ऐसा हो सकता है, तो किस तरह हो सकता है वो तो बहुत ही बड़ी कहानी है। लेकिन मेन चीज जो आपके एग्जाम में आएगी वो ये है कि आप इसकी ये इक्वेशन समझ लें। ठीक है, ये आपके हैंड आउट से डायरेक्ट स्नैपशॉट है, आप देखो। चेबीशेव इनइक्वालिटी, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस स्मॉल सिग्मा स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, टू बड़ा करके लिखा हुआ है, स्क्वायर है, ये छोटा होना चाहिए ऊपर, ग्रेटर देन जीरो, एंड के इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, then the probability that the value of x falls within k standard deviations, स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी वन स्टैंडर्ड डिविएशन में आप कितने गलत हैं, टू स्टैंडर्ड डिविएशन में आप कितने गलत हैं, थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन में आप कितने गलत हैं, उस बारे में बात होती है। विद इन के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन इज एट लीस्ट, और फिर यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से आपको आंसर पता चलेगा कि चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होती है। अभी इसका एप्लीकेशन दिखाएं, फिक्र नहीं करो, ये इक्वेशन आपको पहचानना सीखनी है। इसको पढ़ते किस तरह, इसको पढ़ते हैं पी ऑफ, और फिर ये सारा अंदर का किस तरह पता है, म्यू माइनस के स्मॉल सिग्मा इज लेस देन कैपिटल एक्स विच इज लेस देन म्यू प्लस के स्मॉल सिग्मा, और ये सब जो है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1/k²। अब आप इसको बाकी ये कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल्टरनेटिवली वी मे स्टेट चेबीशेव थ्योरम एज फॉलोज, गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन म्यू and standard deviation small sigma, the probability of observing a value of x that differs from mu, ये आप देख लो पूरी कहानी है लंबी, आपको ये सब चीज़ों की करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इक्वेशन याद कर लो आप।
ये इक्वेशन याद कर लोगे, ये इक्वेशन पहचान लोगे, तो फिर आप क्या करोगे, ये म्यू की वैल्यू, के की वैल्यू, स्मॉल सिग्मा की वैल्यू, ये सब आप डाल सकते हो। अब ये सब वैल्यूज आपको कैसे पता चलेंगी ये देख लेते हैं पहले हम, फिर हम इसको समझेंगे कि चेबीशेव इक्वालिटी होता क्या है। आप इसको गौर से देखो, इसमें कितनी चीजें हैं। इसमें चीजें कितनी हैं, आप काउंट करो जरा। एक चीज है, पी तो फंक्शन है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक है, पी तो प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहा है ना उसकी। अब देखो, म्यू है, एक हो गया। के है, दो हो गए। स्मॉल सिग्मा है, तीन हो गए। एक्स है, चार हो गए। अब एक्स की वैल्यू तो आपको दे गई, तो एक्स की वैल्यू फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये म्यू, के और स्मॉल सिग्मा तीन हो गए चीजें। और उसके अलावा म्यू के और स्मॉल सिग्मा तीन हो गई चीजें, बस ये तीन चीजें हैं जो आपको पता लगानी है। अब ये किस तरह पता लगाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए बात कर रहे हैं हम। ऊपर हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर्स में कि भाई डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए किस तरह पता लगाते हैं ये सब चीजें ना। इक्वेशंस हमने देखी हुई हैं कि ये वेरिएंस का शॉर्टकट लिखा हुआ है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालो तो स्क्वायर में वेरिएंस जो है क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन होता है म्यू। वेरिएंस क्या होता है, ये होता है स्मॉल सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल सिग्मा होता है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। म्यू मीन एवरेज है, स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन है, और स्मॉल सिग्मा स्क्वायर्ड वेरिएंस है। ये तो यहाँ पे जो पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ था मैंने, ये है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए फॉर्मूलेस। अब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है ये। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है ये। आप स्क्रीन पे देखो, अगर आपको कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है और उसका रिजल्ट निकालना है आपको, उसके उसका म्यू पता लगाना है, तो ये फॉर्मूला है। इंटीग्रल निकालना है आपको इस चीज का, क्या, एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रल निकाल लो उसका, तो ये है। अच्छा, जिसको इंटीग्रल इंटीग्रल निकालना नहीं आता वो इंटीग्रल वाली वीडियोस देखे फिर। तो इतनी आसानी से इसका म्यू पता चल जाता है। ये ज़्यादा आसान है एक्चुअल में अप्लाई करना, क्योंकि इसमें आप अगर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी है ना, ये तो वो खाली नंबर वगैरह डाल के मैथ्स वगैरह करके, जिसको बेसिक मैथ्स वगैरह ये समझ में आता है, इंटीग्रल वगैरह निकालना है और क्या बेसिक कैलकुलस, वो आराम से कर सकता है। ये कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। वेरिएंस किस तरह निकालते हैं, ऊपर हमने म्यू निकाल लिया। एक चीज़ म्यू था। अगर आप देखो ये इक्वेशन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या था, म्यू था, के था, और मैं आपको मार्क भी कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या था, एक तो म्यू था, फिर के था और स्मॉल सिग्मा था, तीन चीजें थी ना। तो ये तीन चीजें हमने सीखी यहाँ पे। म्यू ये आ गया, म्यू का फॉर्मूला पूरा आपके लिए। अब उस आपके बाद आपको म्यू पता लगाना है ना, म्यू वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। अगर वेरिएंस का ये फॉर्मूला है तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो बस। ये म्यू स्क्वायर्ड है, ये स्मॉल सिग्मा स्क्वायर्ड है ना, ये वेरिएंस है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का फॉर्मूला ये है वेरिएंस का। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, यानी कि खाली ये वाला पार्ट चाहिए इसका, तो बस स्क्वायर हटा दो। स्क्वायर हटा दोगे तो वैल्यू कैसे पता चलेगी, भाई ये जो आंसर आ रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल लो ना आप। ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप। स्क्वायर रूट निकल आएगा, पता चल जाएगी आपको वैल्यू। ये इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। सिंपल अलजेब्रा है ये। अब इस स्टेज पे जो है ये समझाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे इस वक्त इशू हो रहा है तो फिर आपको अच्छी तरह आपका कैलकुलस अलजेब्रा वगैरह समझ में आना चाहिए, वरना फिर आगे जाके तो बहुत इशू होगा आपको। तो जिसका ये पक्का नहीं है, बेसिक कैलकुलस अलजेब्रा वगैरह ये सब पक्का नहीं है, वो जाके जरूर अच्छी तरह याद कर ले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वगैरह एग्जाम जो है अक्सर बच्चे इस वजह से फेल होते हैं, उनको बेसिक मैथ्स ही नहीं आ रहा होता सही से। एग्जाम्पल्स वो बोलते हैं हाँ समझ में आ गई, फॉर्मूला और अप्लाई एप्लीकेशन उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि बेसिक मैथ्स कैलकुलस वीक होता है उनका। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बेसिकली ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो इसको बस यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लो बस। ये आपने अक्सर सीखा होगा, स्क्वायर यहाँ से हटा लो और इक्वल टू के उस साइड पे ले आओ, स्क्वायर रूट निकल जाएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डिविएशन पर चल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताती है कि भाई डेटा कितना फैला हुआ है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन छोटी है तो इसका मतलब है डेटा जो है वो मीन के बहुत करीब है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ी है तो इसका मतलब डेटा मीन से बहुत दूर है। तो ये होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमने ये सारी चीजें पता लगा ली, हमने पता लगा लिया कि म्यू कैसे निकालते हैं। हमने पता लगा लिया म्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन हमारा कैसे निकालते हैं। हमने पता लगा लिया भाई ये स्मॉल सिग्मा कैसे लगाते हैं हम। के कैसे पता लगेगा हमें, वो अभी हम देखते हैं। के जो है हम अपनी तरफ से डालते हैं इसमें।
1 2 3 जो भी हमें पता लगाना, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पता लगानी है तो 1 क्या डालेंगे, 2 पता लगानी है तो 2 क्या डालेंगे, 3 पता लगानी है तो 3 क्या डालेंगे, अपनी तरफ से डालते हैं हम। तो ये दोनों चीजें पता लगानी है हमने, और ये के वाली चीज हम अपनी तरफ से डालते हैं। तो ये आसानी से, अगर ये सब आपको पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला खाली कंप्यूट करना है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं, कैलकुलेटर से भी आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया, बोला बोला फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर ऑफ डेटा लाइज विद इन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन, ये है ना 1 - 1 अपॉन के। ये बेसिकली बोल रहा है कि कम से कम इतना डेटा, जो भी इसका आंसर आएगा, कम से कम इतना डेटा जो है वो के स्टैंडर्ड डिविएशंस में है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई अगर आप 2 लिखो, यहाँ पे बोलो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में पता लगाना है, तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अगर आप इसे कंप्यूट करो, बोलो कि यहाँ पे हाथ के कंप्यूट करें, बोले 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर्ड। तो अब के स्क्वायर्ड क्या था, के तो 2 है, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब 1 अपॉन 4 क्या होता है, 1 अपॉन 4 होता है 25%। 1 - 1 अपॉन 4 क्या होता है 75%, 75%। तो ये देखो 2, जब के की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है, जब के की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू है 75%। जब के की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 88.9% है। जब के की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या है 93.75%। ये गारंटियां हैं जो हमारे वो क्या नाम है उनका, चिबेशेव्स भाई ने दी हैं। ये उनकी गारंटियां हैं कि भाई अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में रहोगे आप तो 75% है कि कम से कम 75% डेटा ही होगा स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 88.9% होगा, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 93.75 होगा। 5 6 आप सारी इन इक्वेशन से कंप्लीट कर सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन ये। अच्छा ये बता रखो, ये जो है ना, ये वर्स्ट केस गारंटी है, ये बोल रहा है मिनिमम। एक्चुअल में इससे हाई भी हो सकता है और अक्सर हाई होता है, लेकिन कभी भी इससे लो नहीं होगा, ये बात याद रखो आप। कभी भी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इससे लो नहीं होगी स्टैंडर्ड डिविएशन की, जो स्प्रेड है वो इससे लो नहीं होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब आप समझो क्लासरूम हाइट है, अगर आपके पास एक क्लासरूम है, उसकी एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है, देखो इस तरह। क्लासरूम है आपके पास, क्लासरूम आपको क्या बोल रहा है, क्लासरूम आपको बोल रहा है, क्लासरूम आपको क्या बोल रहा है, क्लासरूम आपको बोल रहा है कि अगर सपोज करो, आप इमेजिन करो कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में दो बच्चे 5 फुट के हैं, दो बच्चे 5 फुट के हैं, 10 बच्चे 5 फुट 2 इंचज के हैं, दो बच्चे 5 फुट 4 इंचज के हैं, एक बच्चा 5 फुट 5 इंचज का है, एक बच्चा 5 फुट 6 इंचज का है। ये क्लासरूम है। अब ये वैसे डिस्क्रीट है, मैंने आपको बता दिया फिक्स वैल्यूज हैं, ये डिस्क्रीट है। टोटल 16 स्टूडेंट हो गए। अब मोस्ट स्टूडेंट जो है वो 5 फुट 2 इंच के हैं, तो मीन क्या होगा, मीन जो है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट ज्यादातर 10 स्टूडेंट 5 फुट 10 इंच में है, ज्यादातर स्टूडेंट 5 फुट 2 इंच के हैं। सही है ना, ज्यादातर स्टूडेंट 5 फुट 2 इंच के हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा म्यू हो जाएगा। ये वाला सिंबल है ना हमारा म्यू का, ये हमारा म्यू हो जाएगा। अच्छा, मोस्ट लोगों की हाइट जो है ना वो बहुत करीब करीब है इसमें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्मॉल होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप देखो कुछ लोग यहीं पर ही हैं, 2 लोग जो है वो 2 इंच छोटे हैं, 2 लोग जो है 2 इंच बड़े हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो उससे करीब हो गया ना बहुत। और एक 5 फुट 5 का, एक 5 फुट 6 का, तो वो एक की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि 14 16 में से 14 लोग तो इतने करीब करीब हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत छोटा है, स्प्रेड कितना डेटा हो रहा है वो बहुत छोटी बात है। पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन पूरा हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंदर, इस क्लासरूम वाली एग्जांपल में जो चेबीशेव वाला बंदा है वो बोल रहा है 75 से ज्यादा, 75% या 75% से ज्यादा डेटा जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंदर ही होगा। यहाँ पे क्या है, 100% डेटा जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंदर है। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर चेबीशेव की गारंटी है कि 88.9% डेटा होगा या उससे ज्यादा। यहाँ पे 100% है, 88.9% ज्यादा होता है ना 100%।
फोर स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 93.75% होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 100% डेटा। तो आप बस ये समझो कि ये छोटी सी एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट 100% है। लेकिन चेबीशेव फिर भी कंजर्वेटिव बंदा है, वो बोल रहा है भाई 75%, 88.9%, 93.75% है। और कभी भी इनका अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालना, हमेशा इनको एक स्पेसिफिक देना होता है, अनलेस कोई एरर रेट बताया हो आपको। तो ये जो है, ये आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अब हम जो है थोड़ा नोट्स की तरफ देखते हैं एक दफा। अच्छा, ये हमारा चेबिशेव इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है, ये आपको याद करनी है। ये समझ में आ गया आपको, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। If a biologist is interested in if a biologist is interested in the number of petals on a particular flower, ये पूरी कहानी लिखी हुई आप पढ़ सकता हो। आप दिमाग जो है ना, मेन चीज ये लगाओ बस, कि भाई बायोलॉजिस्ट है, सब समझो। वो एक बंदा है, वो गार्डन में गया अपने, उसने बोला कि भाई मुझे जो है ना फूल उठाने हैं। अब अगर वो एक फूल उठाता है, उस फूल के अंदर कितनी पेटल्स होती हैं, पेटल्स यानी कि कितनी वो होती हैं, कोने होते हैं किसी फूल में ना, तो क्या चांस है कि वो फूल उठाएगा तो तीन कोने होंगे? 0.05 चांस है, इसका मतलब 5% चांस है। क्या चांस है कि चार कोने होंगे इसके, फूल उठाएगा तो चार कोने होंगे उसमें, चार समझो आपके वो फ्लावर पेटल्स होंगे, एक फ्लावर में चार फ्लावर पेटल्स होंगे। तो क्या चांस है उसका? 0.10 यानी कि 10%। क्या चांस है कि पांच फ्लावर पेटल्स होंगे, एक फूल के अंदर पांच पेटल्स होंगे? क्या चांस है? 0.20 यानी 20%। छह पेटल का क्या चांस है? 30%। सात पेटल्स का क्या चांस है? 25%। आठ पेटल्स का क्या चांस है? 75%। आठ पेटल्स का चांस और भी कम है, आठ पेटल्स का चांस है 0.075, जिसका मतलब है 7.5%। नौ पेटल्स का क्या चांस है? 0.025, जिसका मतलब है 2.5%। इन सबको आप ऐड कर लो तो क्या बन रहा है? वन बन रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो तो आंसर वन आता है हमेशा। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब इसने क्या किया, इसने बोला, यहाँ पे इसने, आप देखो इक्वेशन में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम चेकआउट कर सकते हो आराम से। मेन चीज जो समझ में आने की है वो ये है कि चेबिशेव इनइक्वालिटी कैसे इस्तेमाल होती है। मेन चीजें जो आपको समझ में आ चुकी हैं ऑलरेडी, जो बोर्ड पे समझाई हैं, वो है चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या होती है। ये पूरी इक्वेशन आपको याद हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी होती है, ये बेसिकली गारंटियां दे रहा होता है मिनिमम्स की। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट के साथ कंपेयर करके बताया। और फिर ये इनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, यानी कि मीन, वेरिएंस, मूवमेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब का फॉर्मूला याद करना है। ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ बोर्ड पे, वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। उसके अलावा, अच्छा, ये पेटल्स वाली एग्जांपल देख ली हमने कि भाई ये पेटल्स की एग्जांपल्स ये हैं। ये पेटल्स की पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटीज ये हैं सारी, 5%, 10%, 20%, 30%, 25%, 7.5%, 2.5% ऐड कर लो सारी, तो वन बनता है हमेशा। सारी प्रोबेबिलिटीज किसी चीज की ऐड कर लो तो वन बनता है, यानी कि 100% चांस है कि इनमें से कुछ तो आएगा ही आएगा। अच्छा, मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इसने निकाल लिया इक्वेशन इस्तेमाल करके, सिग्मा एक्स पी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स। ये जूम इन करके देख लो, ये यहाँ लिखा हुआ है। म्यू किस तरह निकाला? म्यू यानी कि मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन निकाला किस तरह? सिग्मा एक्स पी एक्स, इस तरह निकाल लिया इसने। ये इसका मीन है। क्या निकला इसने? मीन 5 है। अब अगर यहाँ पे देखो कि ये बोल रहे मीन है 5.9, देख रहे हो ना, मीन है 5.9। कैसे सेंस बनाओ इसका? आप सेंस इस तरह बनाओ कि भाई क्या चांस है कि 5 और 6 पेटल्स के बीच में आएगा आंसर? क्या चांस है कि 5 और 6 पेटल्स के बीच में आएगा आंसर? अगर ये फूल जाके गार्डन में फूल उठाता है एक आदमी, बायोलॉजिस्ट है या कुछ भी है, वो जाके फूल उठाता है वो, तो क्या चांस है? चांस है टोटल 50%। तो इस वजह से ये मी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ आई है। अब आप बोल रहे हो भाई ये 25 को क्यों नहीं लिया, ये तो ज्यादा करीब है 30 के। 20 तो 30 से ज्यादा दूर होता है ना, 25 30 के करीब होता है। तो ये इसको क्यों नहीं काउंट किया? अब आप इसको इस वजह से काउंट नहीं किया क्योंकि अगर तुम इससे 5 और 6 से
सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है क्या है, 6 की, कि भाई ये फूल उठाएगा तो 6 पेटल्स होंगी उसमें। तो अब अगर आप उससे 3 स्टेप्स नीचे जाओ तो क्या है, 3। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5%। हाँ, अगर 3 स्टेप्स ऊपर जाओ 6 से तो क्या है, 9। 9 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2.5%, और भी छोटी है, वो आधी है समझो। तो इस वजह से 6 के बाद इसने 7 को काउंट नहीं किया, बल्कि नीचे नहीं गया, ये ऊपर चला गया, कि ऊपर की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 25%। अगर ये भी नहीं तो आपको और जोर डालना है, तो आप ऐसे समझो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वही मीन होगा ना भाई। मीन यानी एवरेज, एवरेज यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस चीज की थी वो एवरेज हुआ। तो अब अगर अगर आप देखोगे एवरेज है 6, सबसे ज्यादा चांस है कि 6 पेटल्स वाला फ्लावर उठाएंगे, कितने, 30%। तो अब आप बोलो 30% चांस है सबसे ज्यादा, तो ये मीन हो गया हमारा। अब आप इन सबको ऐड करो जरा, क्या बन रहा है, ये मिला के 35% बन गया। आप इन सबको ऐड करो, क्या बन रहा है, अगर ये 30 है और ये 35% है, 65, तो ये हो गया, बचा क्या, 35%। तो ये मिला के 35% बन रहा है। अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन रहा है, तो क्योंकि ऊपर वाला मिला के 35% बन रहा है और नीचे वाला मिला के 35% बन रहा है, तो आप थोड़ी दूर की और वैल्यूज लो। इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, 15%। इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, लगा लो आप हिसाब, ऑलमोस्ट 10%। तो 10% बड़ा हुआ, इन दोनों को मिला के बन रहा है 10%, और इन दोनों को मिला के बन रहा है 15%। तो ये इस तरफ से ज्यादा हैवी है। ज्यादा चांस है कि जब वो फूल उठाएगा तो उसमें 4 या 3 पेटलीज होंगी, कम चांस है कि वो फूल उठाएगा तो उसमें 8 या 9 पेटलीज होंगी। तो इस वजह से हम नीचे की तरफ वैल्यू ले लेते हैं, इन दोनों की तरफ वैल्यू ले लेते हैं। तो इस वजह से आंसर क्या आ रहा है, जो आंसर आया है एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 5.9 है, यानी कि ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 6 है। आ रही है सर, ऑलमोस्ट 5.9 जो है वो ऑलमोस्ट 6 है, लेकिन 6 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वजन है प्रोबेबिलिटी का ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे ज्यादा वजन है। तो ऑलमोस्ट 6 है, लेकिन 6 से थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे भी ले गया, तो इस वजह से 5.9 आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बस ये समझ लो 6 है। सबसे ज्यादा चांस क्या है, 6 का चांस है ना कि 6 पेटल्स होंगी, जब वो फूल उठाएगा तो 6 पेटल्स होंगी। तो 6 है आंसर। 5.9 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वजन है ऊपर की तरफ नीचे के मुकाबले, तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे हो गया वैल्यू। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाओ, जो हमने फॉर्मूले की पहले पुराने वाले उसमें बात की है, वीडियोज में, पिछली वाली वीडियो में बात की है हमने, और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो वो फॉर्मूला लगाओ, उससे आपको वेरिएंस पता चलेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगी। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.3। तो ये इसका वही वाला ऊपर वाला टेबल आ गया। अभी इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा है आपको कि भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरी एग्जाम्पल है ये ऊपर वाली एग्जाम्पल है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ये बोल रहा है, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे खाली एक स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रहा है आपकी, तो इसको एग्जाम्पल नहीं है आपके पास ज्यादा, आप केयरफुली देखो। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल ऊपर बना हुआ आ रहा है ना, ये जो ये टेबल है, जो वही वाला टेबल है जो ऊपर बना हुआ था, ये वही वाला टेबल है जो यहाँ था, यहाँ जो टेबल था यही वाला टेबल है ये। तो ये जो टेबल बना हुआ आ रहा है, ये कितनी पंखुड़ियाँ हैं, कितनी फ्लावर पेटल्स हैं इसमें, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोबेबिलिटी बराबर में लिखी है, सबके सेम वही वाला टेबल है पूरा। तो बोला अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 3.3 एंड 8.5 इज 3.3 और 8.5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 3.3 और 8.5 इज, अब ये इनको ऐड कर रहा है, क्या है ये 3.3, यानी कि अब आपके पास 3.3 की तो वैल्यू दी हुई नहीं है, 4 की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको लो। ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये
यहाँ पे आ गया, आप 8.5 है तो 8.5 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है ना, 8.5 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इस वजह से बस हमने यहाँ 7.5 पे रुक गए, 8 वाली वैल्यू पे रुक गए, इससे ऊपर नहीं गए हम। इस तरह करते हैं ये अगर दो नंबर दिए हैं आपको कि भाई एक्स लाइज बिटवीन, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंटिन्यूअस वेरिएबल है एक्स, जो जिससे एक्स लाइज बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यूज हैं 3.3 और 8.5 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे, अगली वाली ले लेंगे, 4 है अगली वाली, बस वो ले लेंगे आप। और 8.5 है तो आप 8.5 से सबसे क्लोजेस्ट छोटी वैल्यू क्या है, 8 है। आप 9 पे नहीं जाएंगे, 8 पे रुक जाएंगे आप 3.3 पे से ऊपर गए थे, 3 से ऊपर चले गए थे आप, लेकिन 8.5 के लिए आप 9 पे नहीं जाएंगे, 8 पे रुक जाएंगे। इस तरह करते हैं ये लोग कैलकुलेशन। आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा आंसर। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 3.3 एंड 8.5, यानी कि जो फूल उठाएगा वो तो क्या चांसेस हैं कि इनमें से कोई आंसर आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, फूल उठाएगा वो तो उसमें 3.3 पंखुड़ियों से 8.5 तक की पंखुड़ियां हो सकती हैं फूल के अंदर, 3.3 से पेटल से अप टू 8.5 पेटल्स हो सकती हैं। इसकी दुनिया में फूल के अंदर आधी पेटल्स भी होती हैं। तो क्या चांस है उसका, उसका चांसेस ने बोला कि 0.925% है, जिसका मतलब 92.5% चांस है। और बोला विच इज ग्रेटर देन द 0.75 एज इंडिकेटेड बाय चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था ना कि 0.75 फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.75 से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तो 92.5% हो गई, जो कि 0.75 से ज्यादा होती है। तो सही बात है, 0.75 या 75% से ज्यादा होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा। तो 92.5% तो ज्यादा है ना उससे, तो ये बोल रहा है कि ये सही है। तो इस तरह जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई मेन चीजें जो आपको समझनी है वो क्या है, चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या होती है, ये इक्वेशन याद कर लो आप। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट बीच में आपको फर्क आ गया समझ में, डिस्क्रीट होता है डाइस 1 से 6 तक हो, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिक्स सेट होते हैं, हेड या टेल्स। सेट के अंदर फिक्स आउटकम्स होती हैं, वही पॉसिबल होती हैं, सिर्फ बीच में कुछ नहीं होता उनके। डिस्क्रीट क्या होती है कि दो नंबरों के बीच में कुछ भी हो सकता है वैल्यू, जैसे कि यहाँ नीचे बता दिया ना इसने आपको चौंका के, बोला कि यार अच्छा ये नंबर ऑफ पेटल्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आप 3.3 पेटल्स से 8.5 पेटल्स के बीच में बताओ। तो ये इस तरह करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस वेरी प्रोबेबिलिटी हो गई, डिस्क्रीट से बिल्कुल डिफरेंट। और फिर आपको वेरिएंस की, मूवमेंट्स की, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, इन सब की एग्जांपल्स तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा ये क्लासेस के लिए काफ़ी है, और बाकी अगली क्लास में हम अगला लेक्चर देखेंगे।